हेलो दोस्तों, लेक्सी वर्टेक्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ द चैप्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और आते ही आते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर इज द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो बर्फ होता है, स्नो होता है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ स्नो। एंड अनदर थिंग्स इन दिस वीडियो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द पोएम। पोएम को हम रीड आउट करेंगे और उसका जो टोन क्या है, उसका थीम क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड अनदर थिंग्स एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड। जो उसमें वर्ड ऐसे डिफिकल्ट यूज हुए होंगे उसको हम इजी वे में करेंगे। दिस इज द आइडेंटिफाई पोएटिक डिवाइसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो भी पोएटिक डिवाइस है हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी पोएटिक डिवाइस हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसको मैं सारे बता दूंगा, लेकिन इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए इस चैप में पोएम में उसको हम समझेंगे। आइडेंटिफाई अ पोएटिक डिवाइस। अनदर थिंग अंडरस्टैंड सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है कि इस चैप्टर में किस एलिमेंट को, किस कैरेक्टर को, किस चीज़ से क्या क्या रिलेट किया है उसे बोलते हैं सिंबलिज्म। जैसे क्रो को यहाँ सिम्बलाइज किया गया है और हेमलॉक ट्री को यहाँ सिम्बलाइज किया गया है पॉइजन ट्री से, तो यही होता है सिंबलिज्म। एंड नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस वी विल कवर इट। नेक्स्ट अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थोड़ा सा हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द अमेरिकन राइटर। ये अमेरिकन राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, नॉन एज नेचर पोएट। इन्हें नेचर पोएट भी कहा जाता है। नेचर पोएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने राइटिंग में नेचुरल चीज़ें मेंशन करते हैं। जैसे इस डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक नेचर को शो किया गया, किस तरीके से जो हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर के पास किस तरीके से पावर होती है हमारे किसी भी प्रॉब्लम को हील करने के लिए। तो यहाँ पे यूज किया गया है। अमेरिकन पोएट हैं, नॉन एज नेचर पोएट, एंड ये 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स ये पुलित्जर प्राइज भी विनर रहे हैं। अनदर थिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यूज सिंपल लैंग्वेज विथ डीप मीनिंग्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि अपने पोएम में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज का मतलब होता है जब आप लाइन को रीड आउट करेंगे, पोएम को रीड आउट करेंगे, तो आप उसमें जो भी वर्ड होंगे वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, ईजी होंगे, ईजी अंडरस्टूड होंगे। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज, लेकिन मीनिंग क्या होगी? बहुत ही डीप होगी। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जान लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। हाँ, इसमें ये चीज़ें बता दें आपको कि डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी पोएम है जो कि इसमें मैं मेंशन किया हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल पाए पोएम का। जैसे डस्ट ऑफ स्नो है ही, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, द रोड नॉट टेकन, ये भी इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग थ्रू द लाइन्स एंड दिस इज द स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा, अगर किसी भी पोएम की जो लाइन्स होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, उसे स्टैंजा कहा जाता है। अगर कोई स्टोरी है, कोई प्रोज है, तो उसके पैराग्राफ को हम पैराग्राफ ही बोलते हैं। ठीक, अगर नीच के कोई न्यूज पेपर का अगर कोई आर्टिकल्स है, दिस इज कॉल्ड आर्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग थ्रू द लाइन्स। डस्ट ऑफ स्नो, द क्रो, द क्रो, the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. What is the meaning of it? कहते हैं कि द वे, एक्चुअली जो पोएम है इसकी सेटिंग, जो करेक्टर है वो एक दिन क्या होता है, बहुत ही सैड होते हैं। उन्हें पता नहीं क्या हुआ, वो सुबह उठते हैं और वो सैड रहते हैं, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो रास्ते में वो जाते रहते हैं, कहते हैं आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बहुत सैड रहते हैं।
तो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक पेड़ मिला, तो सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। और रेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं कि पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और जब वो बैठ जाते हैं तो एट दैट मोमेंट द वे अ क्रो, और उसी मोमेंट पे क्या होता है कि एक क्रो आता है, रास्ते में एक क्रो आता है जहाँ पर ये बैठे रहते हैं। सूक डाउन, और क्या करता है, सेक करता है ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो हेमलॉक ट्री है उसके जो ब्रांच है उसको क्या कहता है, सूक डाउन, यानी कि हिला देता है। और जब किसी पेड़ को अगर हिलाया जाएगा, उस पर चारों तरफ स्नो यानी बर्फ बिछा हुआ है, वो वाइटनेस हो गया है चारों तरफ का इन्वायरमेंट, इट मीन्स अगर वो ब्रांचेस पे बैठेगा तो कुछ पार्टिकल्स जो स्नो के हैं वो गिर जाएंगे। और वही हुआ कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर गिर जाता है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से गिरता है, हेमलॉक ट्री से। यहाँ पर हेमलॉक ट्री को एक पॉइजनस ट्री शो किया गया है, पॉइजनस, पॉइजनस यानी कि विषैला। और यहाँ पे क्रो को निगेटिव तरीके से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को सिंबलाइज किया गया है पॉजिटिव मीनिंग के लिए, जबकि निगेटिव होते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और ऐसा जब इंसिडेंट हो जाता है तो बताते हैं, दिस इज वेरी शॉर्ट पोएम, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ट्रूड। और जैसे वो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरता है, मेरे शोल्डर पे गिरता है, हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज, और मेरा जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है। अ चेंज ऑफ मूड, जो मेरा मूड है और जो मेरा हार्ट है वो कम्प्लीटली क्या होता है, चेंज हो जाता है। देन and saved some part of a day I had rued. Then the poet realized that कि 20 जो मेरा पूरा दिन था 24 आवर्स का, उसका जो हाफ ऑफ द डे है मैंने उसको वेस्ट कर दिया सैडनेस में। अब जो हाफ ऑफ द डे है उसको मैं क्या कर लिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ पार्ट जो दिन का बचा हुआ था, आई हैड यूज जो मैं बर्बाद करने जा रहा था, सैडनेस में रहने वाला था, उसको मैंने बचा लिया। किस इंसिडेंट से, जब वो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, जब उनके ऊपर गिरता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो। दिस इज द सिंपल मीनिंग एंड वी आर डिस्कस अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑल्सो। अगर राइमिंग स्कीम की बात करें इन दिस पोएम, तो राइमिंग स्कीम क्या होती है, लास्ट वर्ड को हम मैच करते हैं, अगर वो मैच हुआ तो वही उसकी राइमिंग स्कीम होती है। जैसे यहाँ पे क्रो दिया है, अगर क्रो को हम देखेंगे तो यहाँ पे हम ए इसको कंसीडर करेंगे। अगर क्रो को ए सेम अगर मैच हुआ सेकेंड लाइन में तो उसे हम ए ही कहेंगे, अगर मैच नहीं हुआ तो हम बी की तरफ जाएंगे। क्रो और मी में कोई मैचिंग नहीं है तो इसको हम बी कंसीडर करेंगे। और थर्ड में इस क्रो एंड स्नो बोथ आर मैचिंग, इट मीन्स इस ऑल्सो कॉल्ड ए। एंड फोर्थ लाइन में फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ट्री एंड मी एंड ट्री इज द मैचिंग, इट मीन्स ए बी। जो फर्स्ट स्टैंजा का इसमें राइम स्कीम है वो है ए बी। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यहाँ पे हार्ट को देखें तो सी, अगर यहाँ पे हार्ट को देखें तो यहाँ पे सी कंसीडर करेंगे क्योंकि बी तो कहाँ हुआ था। एंड आ चेंज ऑफ मूड, तो हार्ट और मूड में कोई भी मैचिंग नहीं, जिसको हम डी कंसीडर करेंगे। हार्ट एंड पार्ट, दिस इज द मैचिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी। मूड एंड रीड ऑल्सो मैचिंग, दिस इज कॉल्ड डी, मीन्स सी डी। तो जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें कौन सी राइम स्कीम होगी, सी डी। नेक्स्ट वी आर गोइंग थ्रू वर्ड मीनिंग। क्रो का एक ब्लैक वर्ड है, निगेटिव है, उसको सिंबलाइज यहाँ पॉजिटिव किया गया। हेमलॉक तो पॉइजनस ट्री है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वे में लिया गया है। डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड यू। र्यू मीन्स होता है रिग्रेट, यानी जो भी मैं सैडनेस या रिग्रेट पछतावे में वेस्ट करने वाला था दिन को, मैंने बचा लिया। अगर थीम समझे इस पोएम को तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि नेचर के पास इतनी पावर है कि वो क्या करता है, हमारे सारी प्रॉब्लम क्या कर सकता है, हील कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। नेचर कैन इम्प्रूव आवर मूड, नेचर जो होता है हमारे मूड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। ऑप्टिमिस्टिक, अगर ऑप्टिमिस्टिक की बात करें,
ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होप, जब हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर होप होता है। जहाँ पे निगेटिव सिचुएशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, यहाँ पे हमको देखने को मिला कि जो हाफ ऑफ द डे था, उनका जो दिन का आधा दिन था वो बर्बाद कर चुके थे, वेस्ट कर चुके थे, और आधा दिन जो बचा हुआ था, ऐसा इनके साथ इंसिडेंट होता है कि वो उसको बचा लेते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव सिचुएशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्रो भी निगेटिव था, हेमलॉक ट्री भी निगेटिव चीज़ यहाँ था, लेकिन वहाँ पे बिग चेंज लेकर आए, इसलिए इसको कहा गया कि नेगेटिव सिचुएशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। नेक्स्ट, चेंज, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स। स्मॉल मोमेंट्स कैन क्रिएट बिग चेंजेस, कि जो हमारे लाइफ में छोटे छोटे जो हमारे डिसीजंस होते हैं, छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पूरे लाइफ को चेंज कर देते हैं, पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इट इज मीन चेंज। नेक्स्ट, पोएटिक डिवाइस, आई हैव टोल्ड यू, सॉरी पोएटिक डिवाइस, अगर यहाँ पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो पोएटिक डिवाइस में सिमली है हमारे पास, मेटाफर हैं, बहुत सारी हैं। जैसे अगर सिमली होगा, अगर किसी में सिमली होगा तो उसमें एज और लाइक लगा होगा, हमेशा कहीं भी अगर एज और लाइक लगा हुआ है तो क्या होगा, सिमली होगा। अगर इसी एज और लाइक को रिमूव कर देंगे तो मेटाफर हो जाएगा। और इसमें जो दिया एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होगा, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड फ्रॉम बिगिनिंग या इनिशिएटिव। जब स्टार्टिंग से कोई चीज़ क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एलिट्रेशन में अगर देखते हैं, अगर एलिट्रेशन की बात करें यहाँ पे, पेंसिल लिख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हैज में एच और हार्ट में एच देखो रिपीट हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाएगा एलिट्रेशन। अगर और भी एग्जाम्पल इसमें लिख जाए, पीटर, पाइपर, पिक समथिंग, और पिकर पिकर समथिंग करके है। तो यहाँ पे पी का देखो, यहाँ पे वर्ड का क्या है, रिपीटेशन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट, एसोनेंस है, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस की अगर बात करें तो एसोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, और कॉन्सोनेंट जो होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट होता है ये क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, और एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इसमें से कोई वर्ड अगर रिपीट होगा बार बार तो उसे हम एसोनेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे सूक, अगर सूक की बात करें तो इसमें देखो ओ रिपीट हो रहा है, इसमें भी ओ रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एसोनेंस। अगर यहाँ पे एस होता, यहाँ पे एस है, अगर यहाँ जैसे एस है, अगर इसमें भी एस होता तो यहाँ पे हो जाता है कॉन्सोनेंस, क्योंकि वॉवेल रिपीटेशन हो जाता वॉवेल वर्ड का। नेक्स्ट, इमेजरी, इमेजरी क्या होता है, इमेजरी एक्चुअली क्या होता है कि इमेजरी की अगर हम बात करते हैं तो इमेजरी एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम पोएम को रीड आउट करते हैं और उससे रीड आउट करते समय जो हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है उसी को बोलते हैं इमेजरी। जब इसको हम रीड आउट कर रहे थे तो हमारे अंदर एक ऐसा बना कि क्रो आया होगा, वो ब्रांच पर बैठा होगा, चारों तरफ बर्फ होगा, समथिंग, दिस इज कॉल्ड इमेजरी। और सिम्बलिज्म क्या होता है, जब किसी करेक्टर को जो एलिमेंट जो यूज हुआ है पोएम में या फिर प्रोज में, उसको किस तरीके से सिम्बलाइज किया गया है, किस वे में उसको सिम्बलाइज किया। यहाँ कोरो को सिम्बलाइज किया गया था, हेमलॉक ट्री को किया, स्नो को क्या किया गया था, सिम्बलाइज किया गया था। हेमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री, कोरो को एंड ब्लैक बर्ड्स है जो कि निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं। राइम स्कीम ए बी सी डी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। एंड नेक्स्ट, एग्जाम ओरिएंटेड सेंटर आइडिया। अगर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से पोएम हमें क्या सिखाती है और किस तरीके से छोटा सा जो इंसिडेंट होता है हमारे पूरे लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है, और कितना पावर होता है नेचर के पास। दिस इज द मीनिंग, सेंट्रल आइडिया यहाँ पे जो इसका मतलब है। नेक्स्ट, MCQ कर लेते हैं, डस्ट ऑफ स्नो का जितने भी MCQ उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, इसके जो पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, विच बर्ड इज मेंशन इन द पोएम, किस बर्ड का यूज यहाँ पे किया, कि कौन से बर्ड को यहाँ पे मतलब प्रेजेंट है इस पोएम में, तो है क्रो, और कोई तो नहीं है दोस्तों।
फ्रॉम विच ट्री डिड द स्नोफॉल, स्नोफॉल किस ट्री से गिरता है? मैंगो ट्री? नहीं नहीं नहीं, हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट, वॉट फेल ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिरता है? पत्तियां गिरती हैं, रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, पानी की बूंदें, या फिर फ्लावर्स यानी फूल, या डस्ट ऑफ स्नो? आई थिंक डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज बिग इम्पैक्ट। व्हाट वाज द पोएट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के पहले जो पोएट का मूड कैसा था? बहुत हैप्पी थे वो, मैं आपको बताया कहीं जा रहे थे, बहुत सैड थे, वो बोले थे आज के दिन मैं कुछ नहीं करने वाला, मीन्स रिग्रेट एंड सैड थे उस दिन। नेक्स्ट, व्हाट चेंज द पोएट्स मूड, ऐसा क्या चीज़ होता है जो कि पोएट्स का मूड चेंज हो जाता है? तो एक कौवा आता है, वो क्या करता है, वो पेड़ को सेक कर देता है, कुछ पार्टिकल्स गिर जाता है, उसका मूड पूरा चेंज हो जाता है। व्हाट डज द वर्ड र्यूड, र्यूड का मतलब क्या होता है? र्यूड का मतलब आई हैड र्यूड, जो मैं र्यूड करने वाला, बर्बाद करने वाला था, बचा ले। सेलिब्रेट नो, एंजॉय नो, रिग्रेट या सैडनेस। वेस्ट भी ऑल्सो। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम कौन सा है इसमें? ए बी नो, ए बी सी डी, आई थिंक दिस इज, हम देखे थे इस लाइन में। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, पोएम की मेन थीम क्या थी? वार या पीस कोई हुआ था, या युद्ध उद्ध वगैरह इसमें कुछ हुई थी? नहीं। फ्रेंडशिप की कोई बात ही नहीं थी। एजुकेशन कोई बात नहीं। हाँ, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर के पास इतनी पावर होती है जो हमारे सारी प्रॉब्लम को हील कर सकता है, तो यहाँ पे हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे, कह रहे हैं कि जो पोएम है कौन सा मैसेज कन्वे करती है, हमें क्या सिखाती है, हमें क्या बताती है? नेचर डेंजरस, नो, नेचर इज डेंजरस, नो, नेवर। Small positive events can change our mood, very good, this is the right one, and something is the wrong. Homo, this is for you. Why did Robert Frost use a crow and a hemlock tree instead of pleasant symbols? कहना कि दुनिया में बहुत सारे सिम्बल्स हैं प्रेजेंट है, तो उसमें से निगेटिव को क्रो का यूज किया, यहाँ पे पिकॉक थे, कुकू थे, इसको यूज कर लेता क्योंकि पॉजिटिव थे। तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, विषैला पौधा है, तो इसको क्यों यूज किया गया? कोई अच्छा देख लेते हैं जो पॉजिटिव को शो करता है, उसे यूज कर लेते हैं। इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में आप करके मेंशन करिएगा, और मैं आपको देखूंगा कि व्हाट इज़ द थिंकिंग एंड व्हाट इज़ द वे ऑफ राइटिंग ऑफ द आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।